विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग, उसमें अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न। आज हमने उसमें करना है प्रायद्वीपीय अपवाह यानी द पेनिनसुलर ड्रेनेज, प्रायद्वीपीय अपवाह। तो भारतीय प्रायद्वीपीय अपवाह की कतिपय विशेषताएं हैं। यह एक प्राचीन स्थिर भूखंड है, अतः प्रायद्वीप की नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी है। और एक चीज और बताऊं, ये अपने आधार तल को भी प्राप्त कर चुकी है। आधार तल का मतलब जिससे नीचे अब नहीं कट सकता। जैसे हिमालय की नदियां हैं, तो हिमालय की नदियों ने अभी अपने आधार तल को प्राप्त नहीं किया है। आधार तल उस दिन प्राप्त करेंगी जिस दिन उसके बाद कटाव बंद हो जाएगा नीचे। अभी आप देख रहे होंगे कि व्हाइट वाटर होता है आपका, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये पूरा हिमालय भी पेनी प्लेन बनेगा। मतलब जैसे शिवालिक है तो ये जितने पहाड़ दिख रहे हैं आपको, पेनी प्लेन मतलब समप्राय मैदान बनेगा। नदियां जो होंगी एक लेवल को प्राप्त कर चुकी होंगी और उसे नीचे नहीं काट पाएंगी। तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। आधार तल को इंग्लिश में बेस लेवल बोलते हैं। और उनकी ढाल प्रवणता यानी स्लोप ग्रेडियंट अत्यंत मंद है। अत्यंत क्या है भाई? जो हिमालय की नदियां देखी होंगी आपने, राफ्टिंग की है, रैपिड्स देखे हैं, व्हाइट वाटर, बड़ी बलखाती हुई चलती नदियां, इतना तेज प्रवाह होता है। कारण क्या है? ढाल प्रवणता, स्लोप ग्रेडियंट। और जो दक्षिण भारतीय नदियां उन पर स्लोप है ही नहीं, तो स्लोप नहीं है तो मंद है ढाल। क्या है? मंद है। तो उनकी ढाल प्रवणता ने स्लोप ग्रेडियंट अत्यंत मंद है। सिर्फ वही हिस्से इसके अपवाद हैं जहां नया भ्रंशन हुआ है। नदियों ने कम ऊर्ध्वाधर अपरदन तथा अधिक क्षैतिज अपरदन के कारण उथली तथा चौड़ी घाटियों का निर्माण किया है। अब आप जब कभी ट्रेन से सफर करेंगे दक्षिण भारत में ना, तब देखना आप, जैसे हमारी ये नदी है, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे पुल होते हैं, देखा होगा आपने, है ना, झूला पुल, राम झूला, जानकी सेतु, लक्ष्मण झूला। कितने मिनट लगते हैं पार करने में? कितने मिनट? हाँ, तो कभी दक्षिण भारत का सफर करना, जब ट्रेन में जा रहे होंगे तो मिनटों लगते हैं, कई मिनट लगते हैं क्या करने में, ट्रेन से भी उन नदियों के चौड़े चौड़े पार्ट पार करने में। इतनी चौड़ी पार्ट बना रखे उन नदियों ने। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या है? छोटा है ना। नदियां कैसी हैं? ज्यादा चौड़ी नहीं है, हाँ गहरी है। ठीक है, वो नदियां सूख जाती हैं आपकी गर्मियों में। कौन सी? प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं। और बरसात में जब आप देखेंगे, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो इतना ज्यादा वाटर वॉल्यूम होता है उसमें कि डर लगता है उनको देखकर। कभी गोदावरी को देखिएगा, कृष्णा को देखिएगा, है ना। नदियों ने कम ऊर्ध्वाधर अपरदन तथा अधिक क्षैतिज अपरदन के कारण उथली तथा चौड़ी घाटियों का निर्माण किया है। प्रायद्वीपीय नदियों में विसर्पों यानी मेंडर्स का अभाव है तथा उनके मार्ग लगभग निश्चित हैं, यानी मार्ग परिवर्तन नहीं करती हैं, मेंडर्स नहीं मिलते हैं। मेंडर बोलते हैं विसर्प, जब नदी घूमती है ऐसे करके। जैसे मैंने बताया था ना, गोमती नदी है एक, बड़े विसर्प मिलते हैं उसमें। इसमें गोमती बताई थी। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। कभी गूगल अर्थ पर जाना, उससे चेक करना, उसके विसर्प देखना आप, बड़ी घूम घूम कर जाती है, मेंडर्स मिलते हैं बहुत सारे। अच्छा जी, ये वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उद्गम मुख्यतः विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां से हुआ है। यहाँ की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ अरब सागर तथा कुछ विशाल मैदान की ओर बहती हुई गंगा व यमुना नदियों में मिलती हैं। कुछ नदियां अरावली तथा मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेशों से निकलकर कच्छ के रन अथवा खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होती हैं। अब ये देख लीजिए, मैं आपको बताया था कि विश्व में अगर भ्रंश घाटी से बहकर किसी नदी का बेस्ट एग्जाम्पल है तो वो राइन है। कौन सा है? राइन नदी, सुने हो? कोयला नदी बोलते हैं उसको, राइन नदी को। कोयला नदी इसलिए बोलते हैं, कोयले का परिवहन होता है उसमें, मतलब बड़े बड़े क्या बोलते हैं, शिप भी नहीं बोलेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बोट्स में कोयला परिवहन किया जाता है। क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो कोयले को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए सबसे सस्ता जो तरीका होता है वो होता है कौन सा? अरे समुद्री क्यों बोल रहे हो यार? नौ परिवहन। कौन सा? और नौकाएं कहाँ चलती हैं आपकी? नदियों में चलती है।
तो राइन नदी में बड़ी बड़ी बोट्स चलती है जिसमें कोयले का परिवहन है, तो इसलिए उसको कोयला नदी बोलते हैं। किसको? बेस्ट एग्जाम्पल जब विश्व में पूछेगा कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या, तब आपने क्या बोलना है? राइन बोलना है। एक तरफ वोस्जेज है पर्वत श्रृंखला, और दूसरी तरफ जो है वो क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। वोस्जेज पड़ता है फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट पड़ता है जर्मनी में। ये देख लीजिए, जैसे ये पहाड़ है ना, एक पहाड़ जैसे माना है वोस्जेज है, ये पड़ गया कहाँ? फ्रांस में। एक पहाड़ यहाँ पर है जहाँ पर हम बैठे हैं माना, इसका नाम क्या? ब्लैक फॉरेस्ट। ये कहाँ पड़ रहा है? जर्मनी में। इसके बीच में से भ्रंश पड़ा हुआ। दरअसल क्या था? पहले फ्लैट था, दरार पड़ी, बीच वाला पार्ट क्या हो गया? नीचे धसा, उससे होकर राइन नदी बहती है। तो बेस्ट एग्जाम्पल तो ये है। भारत में अगर पूछेगा तो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों क्या होती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किससे? ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियां है ना, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों से प्रभावित होती हैं। ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब एस्चुरी क्या होती है? ज्वार नदमुख क्या होता है? जहां पर नदी गिरती है उसको मुहाना बोलते हैं नदी का। कई लोग सोचते हैं जहां से नदी निकलती है उसको मुहाना बोलते हैं, जहां पर नदी गिरती है उसको माउथ बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? जहां पर नदी गिरती है वहां पर डेल्टा का निर्माण करती है या एस्चुरी का निर्माण करती है। दो ही आपको क्या दिखेंगी? डेल्टा का मतलब जब डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं तो उनके बीच में अपने साथ लाए गए जितने अवसाद हैं उन सबको बिछा देती है, और ग्रीक वर्ड डेल्टा के आकार का क्या बनता है? एक आकृति बनती है, इसलिए उसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा आपको ऊपर दिखाई देता है, उस पर बस्तियां बसती हैं, शहर मतलब लोग रहते हैं, खेती बाड़ी होती है। एस्चुरी में क्या होता है कि जितना भी वो लेके आएगी, क्या बोलते हैं, अवसाद लेके आएगी, वो सब सागर के नीचे, वो ऊपर नहीं दिखाई देता, तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, लेकिन कभी कभी आइलैंड्स बन जाते हैं। भाई नदी जैसे माना सारे अवसाद नीचे क्या कर रही है, कब तक करेगी? एक ना एक टाइम आएगा जब कुछ आइलैंड्स क्या हो जाएंगे, ऊपर निकलेंगे। इसीलिए नर्मदा के आगे मैंने 2 आइलैंड बताए थे आपको। कौन कौन से? आलिया बेट और खदिया बेट बताए थे। वो आइलैंड्स क्यों निकले? वो वही है, अवसादों से बड़े फर्टाइल आइलैंड होंगे वो। नहीं आया समझ में? ठीक है। तो ये दोनों नदियां क्या करती हैं भाई? एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख। इतना समझ में आ गया? अब दो भागों में पढ़ लेते हैं हम इन नदियों को। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। सबसे पहले पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो पहली नदी है महानदी। कितनी? महानदी 851 किलोमीटर लंबी है। एनसीईआरटी की किताबों में लिखा है कि 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र जो है 141589 वर्ग किलोमीटर है। इतना याद करने की आवश्यकता नहीं होती कि कितना वर्ग किलोमीटर जल प्रवाह क्षेत्र। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी धमतरी जिला से निकलकर, अब ये याद करना पड़ता है कि महानदी कहां से निकलती है। तो महानदी कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर जिले में भी कहां? सिहावा पहाड़ी। सिहावा पहाड़ी का जो जिला है वो है धमतरी जिला। कौन सा? धमतरी जिला से निकलकर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक यानी उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें हीराकुंड डैम सुने हो? 5 किलोमीटर लंबा डैम है लगभग। सारा शायद संसार का सबसे लंबा डैम भी है हीराकुंड डैम। किस पर है? महानदी पर है ना। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी है? शिवनाथ है, हसदेव है, मंड है, डूब है। इसमें उत्तर की ओर से मिलती है। महानदी में जो उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी है? शिवनाथ है, हसदेव है, मंड है और डूब है। हसदेव बांगो परियोजना ये पढ़ेंगे जब परियोजनाएं पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे हसदेव बांगो परियोजना पूछेंगे आप किस नदी पर है, तो हसदेव नदी पर है। और हसदेव नदी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी की, और दाईं ओर से मिलती है, उत्तर की ओर से मिलती है। ठीक है। जोंक और तेल दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। तेल नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी की ट्रिब्यूटरी। क्वेश्चन बन चुका है। जोंक किसकी ट्रिब्यूटरी है? आंसर महानदी की ट्रिब्यूटरी है। हीराकुंड, टिकरपाड़ा और नराज इस नदी की प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। हीराकुंड परियोजना मैंने बता दिया, लगभग 4000 समथिंग यानी 5 किलोमीटर लंबा डैम है ये हीराकुंड डैम। दूसरा मैंने बता दिया टिकरपाड़ा, और तीसरा मैंने बता दिया नराज। ये 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं आपको पता है जो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करती है। बहुत सारे उद्देश्य मतलब भाई अधिकतर जो परियोजनाएं होती हैं वो बिजली बनाने के लिए होती है, लेकिन बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कौन कौन से उद्देश्य होंगे?
जैसे एक तो विद्युत उत्पादन होगा, दूसरा बाढ़ नियंत्रण होगा, तीसरा इरिगेशन होगा, चौथा मत्स्यन होगा, क्या होगा, पांचवा पर्यटन होगा। भाई टीरी, जैसे टीरी डैम है हमारा, क्या क्या कर रहे हैं हम वहाँ, बिजली भी बना रहे, पेयजल की आपूर्ति भी कर रहे, इरिगेशन के लिए भी दे रहे होंगे, मच्छी भी पाल रहे हो, उसमें ठेका पड़ता है मच्छी का कि कौन पकड़ेगा यहाँ से, पता है? अरे यार कभी गए नहीं हो क्या? पीपल डाली नहीं गए कभी? कहाँ से आती है वहां मछलियां? ठीक है, मत्स्य उत्पाद। फिर क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बोट्स देखी होंगी आपने, कश्मीर बनाना चाह रहे हैं, हाउस बोट टाइप का, रेस्टोरेंट है उसके अंदर, तो पर्यटन को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कभी जाना वहां पर, देखना, ऐसा लगता है सागर के किनारे खड़े हुए, इतना बड़ा वाटर वॉल्यूम है उस झील का। क्या नाम है झील का? राम, स्वामी राम तीर्थ ने तपस्या की थी ना, तो स्वामी राम तीर्थ, लेकिन स्थानीय लोग उसको सुमन सागर बोलते हैं, श्रीदेव सुमन के नाम पर। श्रीदेव सुमन पता है कौन थे? कौन थे यार? भूख हड़ताल की थी, ये आंसर नहीं हुआ। जिन्होंने राजशाही के विरुद्ध अपना आवाज उठाई थी, राजशाही मतलब टिहरी के राजा भारतीय संघ में नहीं मिल रहे थे, तो राजशाही के विरुद्ध आवाज उठाई किसने? श्रीदेव सुमन ने। 25 मई को उनकी जन्म दिवस मनाया जाता है मेरे ख्याल से, 25 जुलाई, 25 जुलाई को मृत्यु हुई थी उनकी। 84 दिन की भूख हड़ताल की एक युवा ने यहाँ के उत्तराखंड के, सिर्फ किस लिए? ताकि आपको क्या मिले, राजशाही से छुटकारा मिले। ये तो पता है ना आपको, राजा जी ने पढ़ने नहीं दिया टिहरी के लोगों को, और वहीं वो ब्रिटिश गढ़वाल जो था पौड़ी, वहां के लोग अंग्रेज उनको पढ़ा रहे थे। तो एक पढ़े लिखे हो गए, एक तरफ क्या किया गया, गंगा के इधर वाले तो अशिक्षित रहे, गंगा के उधर वाले क्या रहे, शिक्षित हो गए। शिक्षित हो गए तो तेज हो गए, क्या हो गए, तेज हो गए। और ये इधर क्या, पढ़ाया नहीं गया। पढ़ाया क्यों नहीं गया? क्योंकि फिर राजशाही के विरुद्ध क्या होती, आवाज बुलंद होती। हालांकि कुछ कोशिश की छोटी मोटी, प्रताप इंटर कॉलेज खोले कुछ राजाओं ने, है ना, कुछ स्कूली शिक्षा का वो किया, व्यवस्था की। चलो फिर क्या हुआ भाई, ब्राह्मणी नदी के बारे में पढ़ते हैं अगला। किसके बारे में? ब्राह्मणी नदी के बारे में, है ना। वैतरणी, सुवर्ण रेखा, देखो एक तो सबसे पहले एटलस खोल दो, एटलस में देख लो, उन पे पूरा पेन चलाओ, ब्राह्मणी नदी कहां से निकल रही, कहां तक जा रही, वैतरणी कहां से निकल रही, कहां तक जा रही, स्वर्ण रेखा कहां से निकल रही, कहां तक जा रही। ऐसा है ना, जब आप इनको देखेंगे तब आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। फिर अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं जमशेदपुर के बारे में। 1907 से पहले उसका नाम साकची था। टाटा जो, जमशेद जी टाटा जो थे, अभी हमारे रतन टाटा जी का देहांत हुआ है, तो उनके जो पूर्वज थे जमशेद जी टाटा, उन्होंने वहां पर क्या किया, टिस्को की स्थापना की, टाटा आयरन स्टील कंपनी, है ना। तो अब वो साकची में ही क्यों चुना उन्होंने, साकची नामक स्थान को ही क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि वहां पर सुवर्ण रेखा और खरकई नदी, दो नदियां थी, कोयला नजदीक था, सस्ता लेबर था, लोहा नजदीक था, आयरन ओर जो मिल रहा था उसके भंडार जो थे वो नजदीकी से आ रहे थे। उन्होंने जोशीमठ में नहीं की इसकी स्थापना, कहां की? जमशेदपुर, जिसको आज हम बोलते हैं। तो जब क्वेश्चन बनेगा जमशेदपुर किन नदियों के आसपास है, तो खरकई और सुवर्ण रेखा के आसपास है। नहीं आया समझ में? अरे भाई समझ में आ रहा है, दिख रहा है एटलस में, पेन चलाइए उस पर। क्रम क्या है उत्तर से दक्षिण में नदियों का, जरा मुझे बताइए। महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्ण रेखा, इनका सही क्रम क्या है? अगर मैं बोलूं आपसे कि उत्तर से दक्षिण में सही, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है सारी, सबसे ऊपर कौन सी दिख रही है आपको? उससे ऊपर हाँ, दामोदर दिख रही, फिर सुवर्ण रेखा दिख रही, फिर क्या दिख रही? ब्राह्मणी दिख रही, फिर क्या दिख रही? महानदी दिख रही, और फिर वैतरणी कहां गई? हाँ, तो सही क्रम बताओ ना भाई। अरे यार दामोदर से चलो, दामोदर, सुवर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, है ना। और नीचे चलोगे तो महानदी से नीचे क्या दिख रहा है? अरे महानदी से नीचे कोई नदी गिरते हुए दिखाई दे रही है? तो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिर रही हैं, उत्तर से दक्षिण में सही क्रम, सबके माउथ ढूंढो।
यूपीएससी क्रम पूछती है, क्या पूछती है? ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्ण रेखा नदियां, ठीक है। ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा नदियां छोटा नागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा कहां से निकल रही? नागपुर का पठार कहां पड़ता है? अरे यार झारखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? झारखंड। रांची उस पर पड़ता है। रांची छोटी जगह, शहर है, पठार बहुत बड़ा होता है। छोटा नागपुर पठार कहां पड़ रहा? और पठारों का सही क्रम क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो? रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू, नागपुर प्लेट्यू, इनका सही क्रम लगाना जरा। और हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, फिर रांची का पठार। तो यूपीएससी क्या पूछती है? यही तो पूछती है। वो ये देखना चाहती है कि आपने सही देखा भी कि नहीं देखा एटलस को। आपने कहा हजारीबाग प्लेट्यू, नागपुर प्लेट्यू एंड रांची प्लेट्यू, 3 पठार क्रम है ना इनका, ठीक है। तो ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है, जबकि वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। वैतरणी को तो वैसे भी याद कर लो यार, हमारा धर्मशास्त्र बताते हैं कि एक दिन वैतरणी पार करनी पड़ेगी। कब? कब भाई? जब इस दुनिया से क्या हो जाते हैं तो वैतरणी पार करनी पड़ती है। किसके अनुसार? गरुड़ पुराण के अनुसार मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वैतरणी वैसे भी याद कर लो, ये यहाँ वाली वैतरणी है, वहां वाली वैतरणी अलग है। वैतरणी कहां से निकलती है? क्योंझर पठार से निकलती है। क्योंझर नाम याद रखना, बार बार काम आएगा आपके। जब आप खनिज पढ़ रहे होंगे तब वहां पर क्योंझर, झरिया, ये सब नाम आएंगे। तो क्योंझर पठार को हाईलाइट कर दीजिए। क्योंझर पठार से निकलती है वैतरणी। ब्राह्मणी नदी कोयल और सांख नदियों से मिलकर बनी है। ब्राह्मणी किससे बनी है? कोयल और सांख नदियों से मिलकर बनी है। यह 705 किलोमीटर लंबी है। वैतरणी और ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। सुवर्ण रेखा नदी 395 किलोमीटर लंबी है। यह झारखंड राज्य के रांची के निकट नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। यूपीएससी का क्वेश्चन है कभी, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर सुवर्ण रेखा पर है। सुवर्ण, सुवर्ण मतलब जिसका वर्ण अच्छा हो, जिसका रंग अच्छा हो, सुवर्ण, ठीक है भाई। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर सुवर्ण रेखा पर है। सुवर्ण रेखा कहां से निकलती है? रांची के पास नगड़ी गांव, नगड़ी गांव के पास रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? ठीक है। ब्राह्मणी, सुवर्ण रेखा एवं वैतरणी नदियों का जल अपोहा क्षेत्र क्रमशः 39,033, 19296 और 12789 वर्ग किलोमीटर है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतना, खाली इतना याद कर लीजिए कि ब्राह्मणी का ज्यादा है, उसके बाद सुवर्ण रेखा का है, उसके बाद वैतरणी का है। जो जल अपवाह क्षेत्र है ज्यादा किसका है? ब्राह्मणी का, फिर सुवर्ण रेखा का और फिर वैतरणी का। इसके बाद गोदावरी नदी के बारे में बता रहा हूं मैं, एटलस में देखते रहिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरे यार भारत की पूछा मैंने, गंगा 25-25 किलोमीटर। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इतना ही पूछ लेता ग्रुप सी में कई बार, अगर ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग को, कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। कितनी है? 1465 किलोमीटर लंबी है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र कितना है? 313812 वर्ग किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र का 48.6% महाराष्ट्र में, 18.8% तेलंगाना में, 4.5% आंध्र प्रदेश व पुदुचेरी, पुदुचेरी में भी खासकर यनम है ना, 10.9% छत्तीसगढ़ में, 10% मध्य प्रदेश में, 5.7% उड़ीसा में और 1.4% कर्नाटक में पड़ता है। इंटीग्रेटेड हाइड्रोलॉजिकल डेटा बुक से पता चला है। ज्यादा जो पार्ट है वो महाराष्ट्र में, ये याद करना पड़ेगा, उससे थोड़ा कम तेलंगाना में। जल ग्रहण क्षेत्र, जो इस नदी में जल ग्रहण करती है ये नदी, कहां कहां से आता है इसमें? भाई बारिश होगी तो महाराष्ट्र जो है 48.6% है। परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, खाली क्रम याद कर लीजिए।
या सिर्फ ये याद कर लीजिए, अगर पहले वाले का याद कर लीजिए, महाराष्ट्र 48.6%, बस। फिर क्रम याद रखिए, तेलंगाना, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश है, फिर ये छोटे छोटे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, कर्नाटक, है ना। पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक इसका उद्गम स्थान है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तक। त्र्यंबक गांव से निकलती है। कहां से निकलती है? त्र्यंबक गांव से निकलती है। नासिक आपको पता है महाराष्ट्र में है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। किसके किनारे है? 4 जगह कुंभ लगते हैं। हरिद्वार में लगता है गंगा के किनारे, प्रयागराज में लगता है गंगा यमुना सरस्वती के किनारे, उज्जैन में लगता है क्षिप्रा के किनारे, और नासिक में लगता है गोदावरी के किनारे। तो नासिक किसके किनारे है? विटीकल्चर के लिए फेमस है नासिक। प्याज फेमस है नासिक का, प्याज। ठीक है। त्र्यंबक, त्र्यंबक मतलब बालिके, हिंदी पढ़ रहे हो आजकल, बताओ 3 क्या? त्र्यंबक मतलब किसका पर्यायवाची है? त्र्यंबक। तुक्कों के तीर मत मारो, पहले चेक करके बताओ मेरे को। त्र्यंबक मतलब पहले अर्थ बताओ उसका। त्र्यंबक मतलब क्या होता है? ठीक है, तब तक मैं आगे बता रहा हूं। पश्चिमी घाट की नासिक, महाराष्ट्र की पहाड़ियों में त्र्यंबक इसका उद्गम स्थल है। उत्तर में इसकी प्रमुख सहायक नदियां प्राणहिता, प्राणरहिता, पूर्णा, मानेर, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती। 3 आंखों वाला। और 3 आंख किसकी है? भगवान शंकर की है 3 आंखें। तो अब याद रहेगा कि गोदावरी कहां से निकल रही है? त्र्यंबक गांव से निकल रही है। त्र्यंबक गांव कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, नासिक के नजदीक पड़ता है। ठीक है। तो मैंने कहा उत्तर से कौन कौन सी नदियां मिल रही है? प्राणरहिता मिल रही है, पूर्णा, मानेर, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती। इंद्रावती को खास याद रखना है भाई, इंद्रावती को खास ध्यान देना आपने। और जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा दक्षिण से कौन सी नदी मिलती है इसमें, दक्षिण से उत्तर की ओर आते हुए, तो मंजरा। कौन सी मिलती है? मंजरा। किताबों में मंजीरा भी लिख दिया है, बट मंजरा बोलते हैं वैसे हम लोग उसको। मंजरा नदी जो है वो दक्षिण से मिलती है। गोदावरी के निचले भाग में बाढ़ आती रहती है, और इसी भाग में यह नाव्य योग्य है। नाव्य योग्य मतलब नौकाएं चलती हैं इसमें। इस नदी पर अनेक जल विद्युत योजनाओं का निर्माण किया गया है। आयु, आकार और लंबाई के कारण इस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा या बृहत गंगा की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। अब ये तीनों याद कर लो, ये ग्रुप सी के क्वेश्चन होते हैं ऐसे कि बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं जी? गोदावरी को। दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? अरे यार, दक्षिण की गंगा, हाँ, गोदावरी को। और बृहत गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को। और दक्षिणी गंगा किसको बोलते हैं? हाँ जी, दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? वो कावेरी को बोलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? कावेरी को बोलते हैं। तो बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा, बृहत गंगा, ये हो गई कौन? गोदावरी। अब है कृष्णा नदी। क्या गोदावरी के नीचे है कृष्णा? हाँ जी। अच्छा, इनके डेल्टा देखो, माउथ देखो जरा, कहां कहां पर गिरती है। फॉल्स डेवी पॉइंट में कौन गिरता है? फॉल्स डेवी पॉइंट देखो जरा कहां पर है। हाँ जी, कृष्णा। और गोदावरी का मुहाना देख लिया आपने, और कावेरी, गोदावरी के बाद कृष्णा का मुहाना देख लिया। इन दोनों जो डेल्टा है, उन दोनों डेल्टाओं के बीच में एक झील दिखेगी आपको, कोलेरू। ये आईएएस का क्वेश्चन कि कोलेरू लेक किन 2 नदियों के डेल्टाओं के मध्य अवस्थित है? आंसर गोदावरी और कृष्णा। कावेरी क्यों बोल रहे हो भाई? अरे मुंह से मत निकाला करो, पेपर में भी ऐसे निकलेगा फिर। गोदावरी और कावेरी बहुत नीचे है अभी। कावेरी कहां मिलेगी आपको? हाँ, एक बार घुमाना ही पड़ेगा आपको भारत भ्रमण। जमा कर दें भाई कल भारत भ्रमण के लिए। अब लवासना तो है नहीं, हम लोग लवासना वाले घुमाते हैं फ्री में, वहां के लिए तुम पढ़ नहीं रहे हो।
अब अगली नदी है कृष्णा नदी, ठीक है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी कौन है? कृष्णा है। महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1401 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। अब इसका याद करना पड़ेगा आपको। कृष्णा कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। कहां पड़ता है महाबलेश्वर? महाराष्ट्र में पड़ता है। अब महाबलेश्वर कौन है? ऐसे कौन से ईश्वर हैं जो महाबली हैं? हाँ जी, हाँ ठीक है। इसका अपवाह क्षेत्र 259,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसका 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में, 29% तेलंगाना में, वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आपने क्या करना है, इस नदी के ऊपर ना चलते रहिए। आप क्या कीजिए, पेन चलाइए और आप देखिए किस किस स्टेट से होकर जा रही है ये, ज्यादा पार्ट कहां पर पड़ रहा है, कम पार्ट कहां पर पड़ रहा है। जैसे मुझको दिख रहा है कर्नाटक में 44%, महाराष्ट्र में 27%, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 29%। तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जब आप ज्योग्राफी समझ लेंगे, इतिहास अपने आप समझ में आ जाएगा आपके। अगर आपने तुंगभद्रा यहां पर देख ली तो आगे चलकर आपने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा होगा कहीं पर, इतिहास में पढ़ा है, हरिहर बुक्का है। और इनकी राजधानी का हम्पी, कर्नाटक में हम्पी, हस्तिनावती, हम्पी, इस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो जब तुंगभद्रा नदी पता चल गई तो आपको उनका साम्राज्य भी पता चल जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य कहां पर था। क्लियर हो गया? तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। कौन सी? ये कोयना वही नदी है, उससे पहले बोलते थे कि प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप नहीं आते हैं। कोयना नदी पर डैम बनाया, पीछे रिजर्वायर बना, रिजर्वायर में पानी जमा हुआ, पानी इतना ज्यादा जमा हो गया कि नीचे की रॉक क्या हो गई, उस पर भार पड़ा, तो जमीन के नीचे जो रॉक थी वो टूटी। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, एनर्जी रिलीज हुई, भूकंप आया। भूकंप आया तो धन जन की हानि हुई। ज्योग्राफी और जियोलॉजी में चेंज करना पड़ा कि नहीं भाई, इस भूमि पे भी क्या हो सकता है, मैन मेड मिस्टेक के कारण क्या हो सकता है, मानव जनित जो समस्याएं होती हैं उसके कारण भूकंप आ सकता है। वहां पर भूकंप क्यों आया? डैम बनाने से। डैम किसने बनाया? मनुष्यों ने बनाया, मानवों ने बनाया। मूसी नदी से क्वेश्चन बनता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद के सामने सिकंदराबाद है, ट्विन सिटी बोलते हैं इनको, जुड़वा नगर, हैदराबाद सिकंदराबाद। उनके बीच में एक रिजर्वायर है, उसका नाम क्या है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में एक बहुत बड़ा पानी का रिजर्वायर है, उसका नाम क्या है? तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी हंगरी है। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी क्या है? हंगरी। हंगरी को वेदावती नाम से भी जाना जाता है। ये शायद कभी यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है या यूपीपीसी का क्वेश्चन रहा है। हंगरी को वेदावती नाम से भी जाना जाता है। जल विद्युत योजनाओं की दृष्टि से इस नदी का बड़ा महत्व है। कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका डेल्टा गोदावरी के डेल्टा से मिल गया है। तो देखना आप, गोदावरी जहां पर गिर रही है और कृष्णा जहां पर गिर रही है, दोनों को डेल्टा मिल गए हैं आपस में, और उन्हीं डेल्टाओं के बीच में कोलेरू लेक है। बल्कि कुछ क्वेश्चन पूछा मैंने, हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में, हाँ जी, कौन सी वाटर बॉडी है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में। अच्छा, एक और आता है, कौन सा? नागार्जुन सागर डैम। तो या है? अच्छा हाँ, हुसैन सागर झील किसके बीच में है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में। एक क्वेश्चन और बनता है, नागार्जुन सागर परियोजना किस पर है? तो जो अर्जुन जहां होंगे वहां कृष्ण भी होंगे, तो नागार्जुन किस पे है? कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर। ऐसे याद करने का तरीका होता है, जहां अर्जुन है वहां कृष्ण भी है। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर। अगला कावेरी नदी, कर्नाटक के कुर्ग जिले में। कुर्ग जिला याद करना पड़ेगा भाई। ब्रह्मगिरी पहाड़ी याद करना पड़ेगा। 1341 किलोमीटर के निकट निकलकर 1341 मीटर के निकट से निकलकर 800 किलोमीटर लंबी तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बहती है। कावेरी की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। कहां से निकलती? कर्नाटक में। कर्नाटक में भी कहां से? कुर्ग जिले से निकलती है। कुर्ग में भी कहां से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कहां से?
ब्रह्मगिरी पहाड़ी। यह नदी दक्कन पठार के मैदानी भाग में श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। श्रीरंगपट्टनम सुने हो नाम? कहाँ? श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके समय में? हाँ, जब आप मैसूर राज्य पढ़ रहे होते हो तो आपने हैदर अली, टीपू सुल्तान वहां पे पढ़ा होगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि पढ़ा है? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण की, अपने आप को नागरिक टीपू कहा। पढ़े हो? हाँ, वही श्रीरंगपट्टनम। शिव समुद्रम, इसके बारे में बार बार सुना होगा आपने। जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर कावेरी नदी पर है। पहली जल विद्युत परियोजना है ना, शिव समुद्रम पर बनाई गई थी, हल्की फुल्की। उत्तराखंड में पढ़ेंगे तो ग्लोगी, ग्लोगी। और श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती है। इसका कुल अपवाद क्षेत्र का 3% केरल में, 41% कर्नाटक में, 56% तमिलनाडु में। तो भाई 56% तमिलनाडु में, 41% कर्नाटक में, 3% केरल में, 3% केरल में, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है पुदुचेरी में भी जाता है थोड़ा बहुत पानी। कहाँ? कावेरी जल विवाद बहुत बड़ा विवाद रहा राज्यों के बीच में। दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच में तो यही विवाद रहता है कि इन्होंने डैम की ऊंचाई बढ़ा दी। ऊंचाई बढ़ा दी मतलब पानी को ऊपर तक कर दिया इन्होंने, और हमारा पानी क्या कर दिया, नीचे वाले बोलते हैं हमारा पानी छीन लिया इन्होंने। नहीं आया समझ में? फिर बड़ा विवाद हुआ एक जमाने में। आर्टिकल 262 क्या कहता है? आर्टिकल 262 या 263? हाँ जी, आर्टिकल 262 देखो क्या कहता है। हाँ, तो अंतरराज्यिक नदियों या जल नदी दोनों का जो है उसका विवाद जब होगा तो कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में उसका पूरा पूरा वो दिया गया है, क्या प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया मेरे ख्याल से, कावेरी जल विवाद। उस जमाने में यूपीएससी में क्वेश्चन बने तो कावेरी जल विवाद हुआ। ठीक है, 3 भाग पानी 1 भाग जमीन, फिर भी प्यासे हैं लोग। पानी की बड़ी दिक्कत है। और जिस हिसाब से आप लोग बहा रहे हो ना पानी को, आने वाले समय में क्या होगा? जब हम लोग छोटे थे हमने कभी नहीं सोचा था कि 20 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ेगी पानी की, या 30 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ेगी। और ये 20 रुपए 30 रुपए की बोतल जो खरीदते हो ये तो गरीबों का पानी है। अमीर लोग तो और महंगा वाला पानी पी रहे हैं। कौन? हाजी कौन? कितने वाला? हाँ, तो मिनरल वाटर, जिसमें मिनरल वाटर का मतलब ही ये होता है कि जिसमें मिनरल्स होते हैं। अब आपके बोतल में मिनरल्स हैं कि नहीं है चेक कर लेना आप। भाई नाम है ना मिनरल वाटर, एक बार चेक कर लो मिनरल है कि नहीं है, कौन कौन से मिनरल्स हैं, बॉडी को कौन से मिनरल्स चाहिए। चलो जी, और रिवर्स ऑस्मोसिस कर करके आपने क्या कर दिया, मिनरल्स खत्म कर दिए। WHO की रिपोर्ट आ गई कि भैया मिनरल नहीं जा रहे हैं बॉडी में। कारण ये है कि चेकिंग तो करा नहीं रहे हो, एक बार लगा रहे हो उसके बाद भूल जा रहे हो। सबसे अच्छा पानी कौन सा? सरकारी पानी। कौन सा? नल का पानी, जो सरकार आपके लिए क्या करती है। चलिए जी, 3% केरल में बता दिया मैंने, 41% कर्नाटक में, 56% तमिलनाडु में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां उत्तर में कौन कौन सी है? हिरंगी है, कावेरी की हिरंगी, हिमावती, लोकापावनी, सिमसा, अकरावती, और बाएं तट पर आकर मिलती हैं ये किस पर? दक्षिण में लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी और अमरावती। यूपीएससी आजकल क्या कर रहा है कि हम उत्तर भारत के लोग उत्तर की नदियों को पढ़ लेते हैं, दक्षिण की नदियों को हम क्या मानते हैं, ये सूख जाती हैं कि छोड़ो क्या पढ़ना। वैसे कावेरी जो है वो एकमात्र सदावाहिनी नदी है दक्षिण भारत की। क्यों है? क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून से भी इसको क्या होता है, जल की प्राप्ति होती है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी इसको जल की प्राप्ति होती है, जिसको लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। और जो तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल करता है, क्या करता है? लौटता हुआ मानसून। रिट्रीटिंग मानसून जो है वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए जब तमिलनाडु से गुजरता है तो उससे फिर बारिश करता है। तो मैंने कहा एकमात्र सदावाहिनी नदी दक्षिण भारत की बड़ी नदी वो कावेरी है। समझ में आ गया? ठीक है।
तो इनकी थोड़ा ना सहायक नदियां याद कर लीजिए। हेरंगी हो गया, हेमावती, लोकपावनी, सिमसा, अकरावती, ये बाएं तट से मिलती है। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती, ये दाहिने तट से मिलती है। यह नदी भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, जिसे शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर कावेरी पर। आयतन की दृष्टि से, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? वाटर वॉल्यूम के हिसाब से शिव समुद्रम। ऐसे तो आपका एक और है, आपका कौन सा? धुआंधार जलप्रपात, किस पर है वो? नर्मदा नदी पर है। ऐसी एक जोग फॉल है, महात्मा गांधी जलप्रपात है, साथ में उसको क्या बोलते हैं, राजा रानी रॉकेट रोलर, अलग अलग झरने हैं उसमें है। गोरसप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, वो किस पर है? शरावती नदी पर है। ये पता है कर्नाटक में है, वो ऊंचाई से गिरता है, उसमें वाटर वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम किसमें दिख रहा है आपको? शिव समुद्रम में। तिरुचिरापल्ली से 16 किलोमीटर पूर्व की ओर कावेरी का डेल्टा प्रारंभ होता है। यहाँ पर दो धाराओं, उत्तर में कोलेरून और दक्षिण में कावेरी में बढ़ जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। अगर दक्षिण की गंगा बोल दिया तो गोदावरी है, दक्षिण भारत की गंगा बोल दिया तो कावेरी है। अब क्या है? ये उपमा दी गई है। इसके प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। कावेरी के बगल में चावल, साउथ इंडियन फूड देखा होगा आपने, चावल खाते हैं, तरस जाओगे रोटियों के लिए। कहाँ गए हो दक्षिण भारत? कभी जाना, पूछना रोटी है, नहीं मिलेगी। मतलब डोसा रोटी भी बनती है तो चावल पीस के ही बनती है, वहां डोसा जो है चावल का ही तो होता है, वो पिसा हुआ। राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी ही एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम मानसून से और निचले जलग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली है पेन्नार नदी। भाई यह नदी कर्नाटक से निकलती है तथा गंडीकोटा यानी कुडप्पा के निकट एक गहरा खड्ड बनाती है, जिसे भारत की वृहद घाटी यानी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब ये फिर देखो, ग्रैंड कैनियन अगर आपको देखना है तो आपको यूएसए जाना पड़ेगा। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर है शायद, चेक करो। हाँ चेक करो तो, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर ही है। हाँ, और भारत का जो ग्रैंड कैनियन है वो कौन सी नदी बनाती है? पेन्नार बनाती है। भारत का जो ग्रैंड कैनियन है यानी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, भारत की वृहद घाटी, वो कौन सी नदी बनाती है? पेन्नार बनाती है। ठीक है, इसकी दो शाखाएं हैं। प्रथम उत्तरी पेन्नार, यह कर्नाटक के कोलार नदी के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र कृष्णा तथा कावेरी के मध्य 55,213 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक जो नदियां हैं वो कौन सी? जयमंगली, कुंदेरू, सागिलेरू, चित्रावती, पापाशनी और चेहरू। दक्षिणी पेन्नार नदी केशव की पहाड़ी कर्नाटक से निकलकर उत्तरी पेन्नार के दक्षिण में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इन नदियों के भी महत्व को कम ना समझें। यूपीएससी आजकल वहां से क्वेश्चन पूछ रही है जहां पर आप सोचना बंद कर रहे हो, खासकर जैसे पेन्नार से क्वेश्चन पूछेगी। पलार, अगली नदी कौन सी है? पलार। इसका उद्गम कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में है। कोलार तो आपको पता है, कोलार गोल्ड माइंस पता है, सोने की खदान थी कभी कोलार में, अभी भी होगी, लेकिन अब कॉस्टली पड़ रहा है वहां से सोना निकालना भी। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर और तमिलनाडु के अर्काट जिले से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का जल अपवाह क्षेत्र 17,870 वर्ग किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदी पोइनी और चेय्यार है। अगली नदी है वैगई। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके किनारे एक शहर है मदुरई, नाम सुने हो, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का नगर, मीनाक्षी टेम्पल वहां पर है, मदुरई में है। यह नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले के वर्षानद पहाड़ी से निकलकर मदुरई, रामनाथपुरम जिलों से प्रवाहित होते हुए मंडपम के पास पाक की खाड़ी में समाहित हो जाती है। पाक की खाड़ी
पाक स्ट्रेट है भारत श्रीलंका के बीच में, तो गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल का ही पार्ट है पाक, पाक की खाड़ी। मदुरई जो है, जिसे सिटी ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, त्योहारों का नगर कहा जाता है, वो वैगई नदी के तट पर है। एक नदी और पढ़ रहे हैं हम, ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी जो है वो तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जनपद की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम दक्षिणी सह्याद्री के अगस्त्यमलई पहाड़ियों की ढालों से होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा अगस्त्यमलई पहाड़ी के ढालों से कौन सी नदी निकलती है? आंसर ताम्रपर्णी, या मन्नार की खाड़ी में जाकर गिरती, गल्फ ऑफ मन्नार में। किसमें गिरती है? गल्फ ऑफ मन्नार में। कभी जाओगे तमिलनाडु तो सबसे पहले तो आपको अटपटा सा लगेगा, लाल मिट्टी दिखेगी वहां। आपने देखी नहीं है लाल मिट्टी, कभी देखी है लाल मिट्टी, लाल मृदा? तो एक तो अजीब सा लगेगा आपको, यार लाल मिट्टी क्यों है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, ये जो क्या, इन सब नदियों को जब आप देखेंगे तो इनको देखकर भी, अब इसके देखने के तरीके अलग अलग हैं। गर्मियों में जाओगे तो अलग दिखेंगी वो सूखी हुई, और जब आप जाओगे क्या लौटते हुए मानसून के समय में जाओगे तो भरी हुई दिखेंगी आपको पूरी, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं अरब सागर में मिलने वाली नदियों के बारे में बता रहा हूं। अरब सागर में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा है। नर्मदा का उद्गम जो होता है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी 1057 मीटर से होता है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से मैंने पहले भी बताया था, एक सोन नदी निकलती है, एक नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा चलती है ईस्ट टू वेस्ट और सोन चलती है साउथ टू नॉर्थ, और सोन मिल जाती है किसमें? गंगा में, है ना। तो नर्मदा का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। यह 1312 किलोमीटर लंबी है। इसका अपवाह क्षेत्र 98,795 वर्ग किलोमीटर। देखो भाई, इतना अपवाह क्षेत्र वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली इतना याद कर लो कहां से निकलती है अमरकंटक चोटी, मैकाल पर्वत। क्योंकि अब उसने ये पूछा, पहले हमने याद किया था किसी जमाने में कि अमरकंटक की चोटी से निकलती है, अब उसने पूछा अमरकंटक की चोटी जो है वो किस पर्वत की चोटी है? मैकाल पर्वत की चोटी है। और मैकाल पर्वत की लोकेशन भी देख लीजिए कहां पर है, ठीक है। 87% भाग मध्य प्रदेश में, इसका अपवाह क्षेत्र जो है उसका 87% भाग मध्य प्रदेश में है। 11.5% भाग जो गुजरात में है, 1.5% भाग महाराष्ट्र में पड़ता है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो नर्मदा है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। लेकिन अगर खाली इतना पूछ लिया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब गोदावरी है भाई। तब कौन है? गोदावरी। लेकिन अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तब नर्मदा है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा। ये भी क्वेश्चन बना, यूपीएससी ने पूछा कि विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? आंसर नर्मदा। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जबलपुर के नीचे भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में एक भव्य कंदरा और कपिल धारा, कपिल बाबू याद कर लो, कपिल धारा, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात का दृश्य बड़ा मनोहर है। यानी धुआंधार जलप्रपात किस नदी में बना है? आंसर नर्मदा में। कपिल धारा भी बोलते हैं, धुआंधार जलप्रपात भी बोलते हैं, भेड़ा घाट के निकट है, ठीक है। उत्तर भारत की पिक्चरों में जितने भी वो बड़े बड़े वो दिखाए जाते हैं झरने, वो अधिकतर शूटिंग यहीं पर होती है ना। पुरानी पिक्चर है कि जाते हो परदेश पिया जाते ही खत लिखना, और फिर उसके बाद क्या, उसकी जो जितने भी पिक्चर जो शूटिंग हुई है वो कहाँ? कपिल धारा, धुआंधार जलप्रपात। अच्छा जी, नर्मदा का निचला भाग नाव चलाने योग्य है। यहाँ भड़ौच के निकट ज्वार नदमुख, भड़ौच मतलब, भड़ौच का नाम सुना है, इतिहास में सुना होगा आपने, भारूकच, बेरी गाजा। यूनानियों ने क्या कहा इसको? बेरी गाजा कहा। जब हम मौर्य पढ़ रहे थे तब पढ़ा होगा आपने भड़ौच, क्या पढ़ा होगा, ठीक है। भड़ौच के निकट ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी द्वारा खंबात की खाड़ी में गिरती है। फिर याद करना पड़ेगा आपको नर्मदा कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। एटलस में देखिए खंबात की खाड़ी कहां पर है, दिख रहा है? इसकी प्रमुख सहायक नदी ओरिसन है। कौन?
अब मैं सिंगल क्वेश्चन बनाता भाई, ओरिसन किसकी सहायक नदी है? आंसर नर्मदा की। अन्य सहायक नदियां कौन सी है? तवा है, बरनेर है, बैयार है, दूधी है, शक्कर है, हिरन है, बरना है, कोनार है, माचक। लेकिन सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ओरिसन। ये बहुत कम लोगों को पता है कि नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? ओरिसन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अमेरिका की नदी होगी, लेकिन है कहाँ की? भारत की और नर्मदा की। तो कभी जाना, नर्मदा जी की परिक्रमा होती है, लोग जाते हैं, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, फिर भी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं नर्मदा माता की, है ना। बड़ी आस्था है लोगों की। और कमाल की बात है कि नीचे से नदी बह रही होती है, ऊपर से जो साउथ वेस्ट मानसून है वो ऊपर से एंटर कर रहा होता है, कहाँ? अमरकंटक की पहाड़ियों से जाकर टकराकर बारिश कर रहा होता है। अगली नदी है तापी, ताप्ती भी बोलते हैं इसको, तापी रिवर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान पे, मुल्ताई जो नाम पड़ा है ना, वैसे इसका नाम मूल ताप्ती था। कभी क्या था वो? क्या हो गया अब, भ्रंश हो गया, क्या हो गया वो? मुल्ताई हो गया। वैसे उसका नाम है मूल ताप्ती, यानी ताप्ती का मूल जो है वो था मुल्ताई। मध्य प्रदेश में कहा? बैतूल जिले में। कहा भैया? बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। सतपुड़ा आपको पता ही है, विंध्याचल, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा और फिर ताप्ती। ठीक है, सतपुड़ा के समानांतर बहती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है, 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना प्रभाव रखती है। इसके बेसिन में 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में, 6% भाग गुजरात में पड़ता है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के बीच, अब यह ध्यान रखना, यह यूपीएससी ने पूछा कहीं या उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा कि कौन सी भ्रंश घाटी भाई, किसके बीच में? जैसे नर्मदा है तो नर्मदा तो विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में। अब ताप्ती जो है, सतपुड़ा एक तरफ याद था बच्चों को, दूसरा तरफ याद नहीं था, तो आपने बोलना अजंता पर्वतों के बीच। सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच में भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियां जो है वो कौन सी है? पूर्णा। सहायक नदी कौन है? पूर्णा। अच्छा, ताप्ती नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा के दक्षिण में बहकर ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। इसके मुहाने पर सूरत नगर है। यहां से क्वेश्चन बनता है, सूरत किस नदी के तट पर है? आंसर ताप्ती नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? ताप्ती। काकरापारा और उकाई परियोजनाओं द्वारा इसको जल का उपयोग होता है। उकाई जल विद्युत परियोजना, उकाई परियोजना किस पर है? ताप्ती नदी पर है। काकरापारा किस पर है? ठीक है, इसके बाद आते हैं हम साबरमती पर। किस पर? ये 371 किलोमीटर लंबी नदी है, राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतों पर स्थित जय समुद्र झील से निकलकर गुजरात में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में मेरे ख्याल से 4 बड़ी नदियां गिरती हैं। एक हो गया कौन सी? साबरमती, एक हो गया माही, एक हो गया नर्मदा, एक हो गया तापी। तो अंतर इतना है कि नर्मदा और तापी ईस्ट टू वेस्ट बह रही है, ये थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ आती है ना। साबरमती का संत तो पता ही है आपको कौन है? कौन है साबरमती के संत? महात्मा गांधी। गांधी मत बोलो, महात्मा गांधी। ठीक। अब आप बोल रहे हो मैं बार बार टोक रहा हूं, टोक टोक कर ही सिखाया जाता है ना। हाँ जी, गांधी बाबा बोल दो, ठीक है, महात्मा गांधी बोल दो। महात्मा किसने कहा था गांधी जी को? हाँ जी, अरे यार, राष्ट्रपिता नहीं पूछ रहा मैं। राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। क्यों कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने? महात्मा तो हमारे यहाँ उनको बोलते हैं जो जिन्होंने गृहस्थ त्याग दिया हो, जिन्होंने भगवा पहन दिया हो, उन्हें कहा जाता महात्मा। चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा कहा, और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से उन्हें राष्ट्रपिता कहा। ठीक है, साउथ अफ्रीका के उनके अंग्रेज साथियों ने उन्हें कुली बैरिस्टर कहा। क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वालों ने उन्हें मलंग बाबा कहा। क्या कहा? मलंग बाबा। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बापू कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? बापू।
और भी है नाम? हाँ, क्योंकि वो अपने शौचालय की सफाई स्वयं करते थे इसलिए मेहतर भी कहा गया उन्हें। साउथ अफ्रीका में एक नाम उनका ये भी रखा गया। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है उसमें गांधी जी का चश्मा बना हुआ है। एक तरफ लिखा हुआ स्वच्छ शायद, दूसरी तरफ लिखा हुआ भारत। गांधी जी सफाई पर बड़ा ध्यान देते थे। और उनके एक और वो थी क्या, एक और पैटर्न था उनका। वो उनमें से नहीं थे कि जो ट्रेन में नहीं जाते लोग, शौचालयों में जाते हैं और फिर उसके बाद सफाई नहीं करते हैं वहां, क्योंकि उनका मानना यह है कि जब दूसरा आएगा वो करेगा वहां सफाई। उनकी धारणा ऐसी नहीं थी। उनका धारणा ये थी कि अपने शौचालय का सफाई भी स्वयं करते थे वो, इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद। समझ में आया? ठीक है जी। और हमारे देश का दुर्भाग्य है यहाँ पर कि कई जगहों पर मैला ढोने की प्रथा थी यहाँ पर, ये जानते हो आप? सर पर ढोते थे मैला। आप नहीं समझ सकते उस चीज। मैला ढोने की प्रथा थी। अरे यार, मैला ह्यूमन वेस्ट जो होता है, जो जितने भी चैम्बर बनाए हुए रहते थे, उन चैम्बर्स में जो भी होता था उसको सिर पर ढोते थे और तब ले जाते थे कहीं और क्या करने के लिए। तो दुर्भाग्य है देश का, यहाँ पर ऐसी कुप्रथा थी। वही वाली बात हो गई ना। एक राजा से पूछा, एक राजकुमार को बताया गया कि अकाल पड़ गया देश में। उसने कहा ब्रेड क्यों नहीं खा रहे लोग, फल क्यों नहीं खाते की? क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था अकाल क्या होता है। नहीं आया समझ में? जब अकाल पड़ता है तो अकाल में आपूर्ति ठप हो जाती है, कुछ मिलता थोड़ा है। तो उसने कहा ये जनता ब्रेड क्यों नहीं खा रही है, ब्रेड और मतलब अगर और चीज नहीं मिल रही है, फल क्यों नहीं खा रही है, फल खाए। अकाल का मतलब होता है कुछ नहीं मिलता फिर खाने। और भारत में जो अकाल पड़े हैं उसमें हड्डियां पीसी गई है। मतलब लोगों ने, क्या बताऊं मैं क्या क्या खाया। चलो जी, कहां तक पहुंचे हम? और अकाल का मतलब ये नहीं होता कि बारिश नहीं हुई अकाल पड़ गया। भारत में जितने भी अकाल पड़े वो इसकी वजह से नहीं हुए कि आसमान ने वर्षा नहीं की। भारत में जो अकाल पड़े वो गलत नीतियों के कारण पड़े। किसके कारण? गलत नीतियों के कारण पड़े। गलत नीतियां मतलब जो अत्यधिक उगाई की अंग्रेजों ने, जो उनकी भूमि बंदोबस्त थे या जो उनके पैटर्न थे, उससे क्या कर दिया उन्होंने, लोगों को इतना गरीब कर दिया कि एक किसान से पूरी फसल खरीद ली, बाद में किसान उस अन्न को खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। नहीं आया समझ में? आपूर्ति ठप कर दो किसी जगह की तो भी अकाल पड़ जाएगा। माना किसी स्थान पर जाने वाले सारे पुलों को तोड़ दो, आप क्या कर दो, सारे पुल अगर आपने तोड़ दिया, आपूर्ति ठप हो गई। आपूर्ति ठप हो गई तो क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। नहीं आया समझ में? आवाजाही बंद हो गई अगर तो अकाल पड़ जाता है। हिमाइन, इसीलिए यूपीएससी में अलग से पढ़ाया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस पढ़ाया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है? जैसे कोरोना हुआ था ना, तो कोरोना काल में क्या हुआ? लॉकडाउन लगा। तो लॉकडाउन भी तो अकाली था एक तरह से। कोई भी जगह, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं जा सकती थी। तब वो चीज समझ में आई लोगों के कि हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों पढ़ाया गया था यूपीएससी में। स्पेशल पढ़ना पड़ता है। तो पीडीएस के थ्रू क्या क्या आता है? हर घर अनाज भेजना पड़ता है कि लोग भूख से ना मरे। नहीं आया समझ में? तब क्या किया गया? पीडीएस काम आया। अगर पीडीएस ना होता तो सब लोग भूख से मर जाते। नहीं आएगा अभी समझ में, जब पढ़ेंगे तो आएगा। कहां तक पहुंचे हम? ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा होता है। सस्ते गल्ले अनाज की दुकान जो होती है, सस्ते गल्ले की दुकान है, ये पीडीएस है। ये क्या है? पीडीएस। उसमें भी क्या है कि अब जैसे माना आपको बोला गया कि थंब तो लगाना पड़ेगा जी आपको, और माना एक 99 साल की बूढ़ी महिला है, वो चल फिर नहीं पाती है, या वो ऊपर रहती है चोटी पर और नीचे राशन की दुकान है, वो कैसे आएगी? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसके लिए भी प्रावधान किए गए कि इस व्यक्ति को, इसकी जिम्मेदारी है वहां तक राशन पहुंचाना। वहां तक जहां पे 99 साल की एक असमर्थ महिला या असमर्थ पुरुष जो है वो क्या कर रहा है उसके पास राशन कार्ड है, बीपीएल का कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन उस तक सुविधा पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। भूख से अगर एक भी व्यक्ति मर गया तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। उसके लिए अकाउंटेबिलिटी जो होगी वो किसकी होगी? जो अधिकारी और सरकार होगी उसकी होगी। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ना कभी। कहां तक पहुंचे हम? साबरमती कहां से निकलती है? जय समुद्र झील से निकलती है। जय समंद भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं?
हम लोग जय समुद्र बोल रहे हैं, वैसे राजस्थान में उसको जय समंद बोलते हैं। राजसमंद, जय समंद, पिछौला। उदयपुर जब जाओगे आपको लगेगा ही नहीं कि हम राजस्थान में, झीलें झीलें मिलेंगी आपको। तो राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से निकलकर गुजरात में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद इसी नदी के किनारे स्थित बड़ा नगर है। यह तीसरी बड़ी पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदी है। माही नदी, अगली नदी कौन सी है? माही। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में मेहत झील से होता है। धार सुना है नाम? राजा भोज की राजधानी थी। इसकी राजा भोज की राजधानी थी धार, धारावर्ष, है ना। राजा भोज की मृत्यु पर लिखा गया क्या? क्या लिखा गया भाई? अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। ये यूपीएससी और पीसीएस दोनों का क्वेश्चन है। किसकी मृत्यु पर कहा गया? राजा भोज की मृत्यु पर कहा गया, क्योंकि राजा भोज के दरबार में बहुत सारे विद्वान निवास करते थे। भोज मर गया तो उनकी भी नौकरी क्या हो गई? चली गई। तो बोला कि सरस्वती जो हो गई वो निराश्रित हो गई। मतलब सरस्वती मतलब विद्वता जो है वो निराश्रित हो गई। निराश्रित मतलब जो आश्रय देने वाला राजा था वो मर गया। ठीक है। तो राजा भोज की राजधानी भाई धार। धार, माही नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में धार जिले में विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में मेहत झील से होती, मेहत झील से निकलती है। धार कभी जाओगे आपको तो यहाँ पे आपको भोजसर मिलेगा, एक तालाब मिलेगा, उसका नाम है भोजसर। वहां पर एक वाग्देवी सरस्वती का मंदिर मिलेगा और उसी के बगल में एक मस्जिद मिलेगी। क्या मिलेगी? मस्जिद। यह नदी 585 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसका अपवाद क्षेत्र 34,842 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। सोम और जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदी है। जाखम किसकी सहायक नदी है? आंसर माही। जाखम। एक हमारे उत्तराखंड में भी है जाखड़ नदी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी, एक बहुत बड़ी परियोजना चली, सूर्यधार परियोजना। किस नदी पर है? ढूंढो। खैरागढ़ का जाखड़ पर है। ये जाखड़ है उत्तराखंड में। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं वो क्या? जाखम। किसकी ट्रिब्यूटरी है? माही नदी की ट्रिब्यूटरी। इतना क्लियर हो गया। लूणी नदी भाई, वैसे इसका नाम है लूण। लूण मतलब नमकीन, लूणी, लूनी हो गया अब वो बिगड़कर। राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद लूनी रन ऑफ कच्छ के दलदल में विलुप्त हो जाती है। सागर में नहीं गिरती बल्कि रन ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है। कहां से निकलती है? नाग पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? कभी अजमेर जाओगे तो अजमेर लूनी नदी के किनारे ही है। किसके किनारे है? किसकी दरगाह है अजमेर में? हाँ जी। यार तुम सब चिश्तियों को एक ही जगह क्यों बिठा देते हो? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भाई उधर है जहां अकबर गया था अपने बच्चों की बच्चे हो जाए मेरे, जहां बुलंद दरवाजा है, जहां पे फतेहपुर सीकरी बसाया उसने। वहां कहां जा रहे हो? मैं इधर की बात कर रहा हूं, अजमेर की। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज। किसकी? गरीब नवाज ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहां? अजमेर में। और साथ में 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। किसने बनाया था? अरे यार सब इल्तुतमिश बनाएगा क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बना 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली में मेहरौली में एक मीनार बनाई गई, शुरू की गई, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा किया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत के नाम पर है। कितनी मंजिलें हैं उस पे? 5 मंजिलें हैं। पहले कितनी थी? 4। चौथी मंजिल गिर गई, बिजली गिर गई उस पर, कुछ टूट गई। 2 मंजिल अलग से दिखती हैं, वो व्हाइट कलर में संगमरमर का प्रयोग हो रखा उस पर। नीचे वाली जो है लाल है। किसने बनाई वो ऊपर की 2 मंजिलें? प्रश्न तो ये है ना। अब ढूंढो ना किसने बनाई। क्या फिरोज शाह तुगलक ने बनाई?
चलो जी, लूणी नदी पे आते हैं। राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद लूणी नदी कच्छ, रन ऑफ कच्छ के दलदल में विलुप्त हो जाती है। सरस्वती, जवाई, सूखड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, ये आपको राजस्थानी कुछ टोन दिख रही होगी, क्या क्या? सुरसुती, जवाई, सूखड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी नदियां लूनी की सहायक नदियां हैं। इनमें सुरसुती का उद्भव पुष्कर झील से होता है। पुष्कर नाम सुना है पुष्कर का? एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? पुष्कर में। पुष्कर झील, मेला लगता है यहाँ पर बहुत बड़ा, फॉरेनर्स जाते हैं। मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? क्या? हाँ, ऊपर की 2 मंजिलें किसने बनाई कुतुब मीनार? है फिरोज शाह तुगलक ने बनाई ना। हाँ जी। अगली नदी है घग्गर। अगली कौन सी है? घग्गर। यह हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से शिमला के पास से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। यह अंबाला, पटियाला, हिसार जिलों में बहती हुई राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में प्रविष्ट होती है और अंततः हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। घग्गर नदी भी विलीन हो जाती है भाई। कहाँ? भटनेर के मरुस्थल में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? आंसर घग्गर। रन ऑफ कच्छ में विलीन होने वाली नदी कौन सी? आंसर लूणी। लूणी, लूणी, हाँ जी, लूणी। ठीक है। इसके बाद आता है सह्याद्री के पश्चिम की नदियां। कौन सी? समय कितना हो गया? ठीक है, तो इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, इसमें मैं फिर सह्याद्री से पश्चिम की नदियां बता रहा हूं। सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट। सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहा जाता है, जबकि ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है। पश्चिमी घाट अपने पश्चिम की ओर तेज ढाल रखने वाला पर्वत है। यह पर्वत दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को रोककर वर्षा करता है। तटीय मैदान काफी संकरे हैं। इस धरातलीय व जलवायुवीय विशेषताओं के कारण नदियां छोटी व तीव्रगामी हैं। कुछ खास नदियां पढ़ लीजिए, जैसे गुजरात में कौन सी है? सतरंजी और भादर। सतरंजी और भादर। भादर के किनारे ही है रंगपुर। रंगपुर सुना है? इंडस वैली साइट है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा आपने। रंगपुर, रंगपुर ही है भाई। कहां पड़ता है रंगपुर? हाँ, तो गुजरात में पड़ता है। गुजरात की नदियां बता रहा हूं, तो गुजरात में पड़ता होगा। भादर नदी के किनारे है कौन? रंगपुर। धान की भूसी मिली है यहां से। क्या मिली? धान की भूसी। गोवा में जो इंपॉर्टेंट नदी है, गोवा की राजधानी पणजी जो है, वो मांडवी नदी के किनारे है। गोवा की जीवन रेखा बोलते हैं मांडवी को। एक और नदी आती है जुआरी। गोवा में एक और नदी कौन सी है? जुआरी। और एक और नदी है राचौल। कौन सी? राचौल। कर्नाटक में जो इंपॉर्टेंट रिवर है, जो उधर की तरफ गिरती है, कहा? अरब सागर की तरफ। एक है काली नदी, एक है गंगावेली, एक है बेड़ती, एक है शारावती। शारावती इसलिए इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जलप्रपात, गोरसप्पा जलप्रपात, राजा रानी रॉकेट रोलर जो है वो किस पर है? शारावती नदी पर है। एक नदी और है नेत्रवती, और एक है तादरी। ये कहां पड़ती है? कर्नाटक में। केरल में जो नदियां पड़ती हैं, जो उस तरफ को गिरती हैं, इधर अरब सागर वाली साइड में, एक होगी भरत पूजा, एक होगी पेरियार। पेरियार बताया था मैंने, लेक भी है, झील भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क भी है, एक उपनाम भी है, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। ठीक है। पंबा, ये भी नदी जो है वो केरल में है। पेरियार इस राज्य की सबसे बड़ी नदी है, जो पीने का जल उपलब्ध करवाने के कारण राज्य की जीवनदायिनी नदी की संज्ञा से विभूषित की जाती है। पंबा जो है वो उत्तरी केरल में प्रवाहित होती है और वेम्बनाड झील में समाहित हो जाती है। वेम्बनाड झील जो है वो लगून लेक है, सबसे लंबी लेक है भारत की। कौन सी? वेम्बनाड। इसमें कौन सी नदी गिरती है? पांबा। कौन सी? पंबा। भरत पूजा केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका अपवाह क्षेत्र 53-97 वर्ग किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाट के अन्नामलई पर्वत से निकलकर पलक्कड़, त्रिशूर और मल्लपुरम जिलों में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। इसे पुन्नानी की संज्ञा भी दी जाती है। किसको? किसको? भरत पूजा। कौन सी नदी? भरत पूजा का ही एक अन्य नाम पुन्नानी है। कहां से निकलती है? अन्नामलई की पहाड़ियों से निकलती है। कहां कहां जाती है? पलक्कड़, त्रिचूर और मल्लपुरम जिलों में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है।
ये सब नदियां तेज ढाल बनाती हुई तंग घाटियों व जलप्रपातों का निर्माण करती है। शारावती नदी का जोग जलप्रपात 271 मीटर ऊंचा प्रसिद्ध जलप्रपात है। इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, लेकिन ये नदियां कुल अफवाह का 2% भाग ले जाती हैं। अधिकांश नदियां चौड़ी संकीर्ण खाड़ियां यानी क्रीक्स बनाती हैं। ये संकीर्ण खाड़ियां बंदरगाह रखने वाली हैं। इनकी सिंचाई क्षमता काफी कम है, लेकिन जल विद्युत उत्पादन क्षमता काफी अधिक है। इस कारण यहाँ पर अनेक जल विद्युत योजनाएं क्रियान्वित होती हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब साउथ वेस्ट मानसून टकराता है वेस्टर्न घाट से, तब तो इस नदियों में पर्याप्त जल होता है, और फिर मानसून खत्म और पानी भी खत्म। तो ये जल विद्युत परियोजनाएं क्या होती हैं, एक मौसम विशेष में विद्युत का उत्पादन करती है और बड़ी तेज प्रवाह होता है इनका। आपने देखा भी होगा, कुछ वीडियोस बनते हैं, पता नहीं चलता वेस्टर्न घाट में। आप बैठे हुए, एक छोटा सा झरना है वहां पे बैठे हुए, बस खाना खुला ही था तब तक ऊपर से बाढ़ आती, सब बह जाते। सुना है? क्योंकि मानसून ऊपर टकराएगा, बारिश कहाँ होगी? ऊपर। आप बैठे हुए बीच में, आपको थोड़े पता कि ऊपर से कितना पानी आने वाला है, एकदम से आता पानी। इसलिए बरसात के मौसम में चाहे दक्षिण भारत हो, वेस्टर्न घाट हो, हिमालयन रीजन हो, कृपया पिकनिक मनाने न जाएं। महात्मा बुद्ध भी 4 महीने घर में बैठते थे, जो क्या है, बरसात के 4 महीने घर में बैठते थे, वो भी उपदेश नहीं, मतलब कहीं दूसरी जगह जाकर उपदेश नहीं देते थे। तो बुद्धिजीवियों का अनुसरण करें। ठीक है, अब इसके बाद मैं अपोहा प्रतिरूप बताऊंगा, वो एक अगला क्वेश्चन।